आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा चार धाम यात्रा की भी है। अक्षय तृतीया के खास मौके पर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई। दरअसल पूरे विधि विधान के साथ सबसे पहले सुबह करीब 7:10 पर भगवान केदारनाथ के कपाट खोले गए। इस दौरान पूरी केदार नगरी में जय केदार के उद्घोष सुनाई दिए। वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। इस मौके पर हेलीकॉप्टर से भी केदार नगरी में पुष्प वर्षा हुई। कपाट खोलने के दौरान वहां खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। भगवान केदारनाथ के बाद मां यमुनोत्री और मां गंगोत्री के कपाट भी खोल दिए गए। इसका समय सुबह 10:29 रहा। इस दौरान विधिवत पूजा अर्चना के साथ अभिजित मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यमुनोत्री के कपाट खोले गए। वहीं इसके बाद मां गंगोत्री ने दर्शन दिए। दोपहर 12:25 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुले। अब श्रद्धालुओं का इंतजार बद्री विशाल के कपाट खुलने का है जो कि रविवार को खुलेंगे। इसके लिए जोशीमठ के नृसिंह मंदिर से बद्रीनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले साल भी आए थे, हम और आगे आना चाहेंगे और हमेशा माता के दर्शन करना चाहेंगे। हमारे को ये मार्गदर्शन कराया, इस कारण हम यहाँ पे आए हैं और प्राण प्रतिष्ठा में हमने भाग लिया। अक्षय तृतीया के खास मौके पर यूपी के अयोध्या में रामलला को विशेष भोग लगाए। कई श्रद्धालु वहां आम और मौसमी के फलों के साथ पहुंचे और इनका विशेष भोग लगाए। इसके अलावा रामलला को 56 भोग भी लगाए गए। इन आम और मौसमी को महाराष्ट्र से 2 ट्रकों में भरकर लाया गया था। अक्षय तृतीया के अवसर पर पूरे दरबार को फूलों से सजाया गया। इस दिन दर्शन पूजन का विशेष महत्व है। यूपी के कन्नौज में एक सभा के दौरान समाजवादी पार्टी के एक नेता का अनोखा अंदाज देखने को मिला। दरअसल वहां पूर्व मंत्री सुधाकर कश्यप ने जूते चप्पलों को गमछे में बांधकर एक पोटली बनाई और फिर अपने सिर पर रख लिया। इसके बाद एसपी नेता ने कहा कि उन्होंने मतदाताओं के चरणों की धूल अपने सिर पर रख ली है। इस मामले से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो चर्चा का विषय बन गया। कन्नौज से एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने आप सबकी ड्यूटी अपने सिर पर रखने का काम कर लिया है। मैं अपनी जान को जमानत के लिए। लोकसभा चुनाव के बीच मध्य प्रदेश के बैतूल में मतदाताओं की 2 उंगलियों पर नीली स्याही नजर आई। दरअसल यहां 4 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान हुआ, जिससे फिर दूसरी उंगली पर स्याही लगानी पड़ी। इससे पहले चुनाव के दिन यानी 7 मई की रात में वोटिंग टीम को वापस लेकर आ रही बस में आग लग गई थी, जिससे वहां 4 मतदान केंद्रों की मतदान सामग्री जल गई थी। ऐसे में मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र नंबर 275, 276, 279 और 280 में रीपोलिंग हुई। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर नोएडा के अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली से जुड़ी हुई है। अगर आपको कोई तकलीफ है और आप उत्तर प्रदेश के सबसे संपन्न शहर नोएडा के जिला अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं तो अपना स्मार्टफोन जरूर साथ ले जाएं, क्योंकि अगर आप वहां पर एक्सरे कराते हैं तो आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगी। लिहाजा कैमरा वाला स्मार्टफोन पास होने पर ही मरीज को उसकी एक्सरे रिपोर्ट मिल सकेगी, क्योंकि पिछले 3 महीने से यहां पर एक्सरे फिल्म नहीं है। इसकी वजह से मरीजों को, उनके तीमारदारों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नोएडा में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली की ये तस्वीर चौंकाने वाली है और जरूरत है कि इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हॉर्न बजाया जाए। किसी के पास फोन है, किसी के पास नहीं है, वो क्या करेगा? फोन नहीं होगा तो फोटो मिलेगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं इसमें। मतलब फिल्म नहीं मिलती है एक्सरे की। हमने भी ऐसे कराया था, 3 महीने पहले भी ऐसे कराया था। 3 महीने पहले भी मैंने एक बार ऐसी चली भी गई थी फोन के बिना। 3 महीने पहले यहाँ लोग बता रहे हैं करवाया था, तब भी यहाँ पर फिल्म नहीं मिल रही थी। बोलते हैं कि फोन में फोटो खींचो और जाओ। मैंने कहा व्हाट्सएप पे दे दो, नहीं व्हाट्सएप पे ही मना कर रहे हैं। मतलब आपके फोन का कैमरा खराब? जी हाँ, हमारे फोन का कैमरा खराब है, साइड का भी बैक का भी, दोनों तरफ का। बोल रहे कहते हैं, मैंने कहा मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पे दे दो, तो मना कर रहे हैं कि नहीं हम सरकारी फोन थोड़ी है जो हम फोन पे देंगे।
नोएडा के जिला अस्पताल में हेल्थ सिस्टम ही फ्रैक्चर हो गया है। मरीजों को स्मार्टफोन में मिल रहा है एक्सरे। है ना कमाल की बात। जिला अस्पताल में अगर आप एक्सरे करवाएंगे तो आपको एक्सरे की फिल्म नहीं मिलेगी। अगर एक्सरे कराना है तो स्मार्टफोन लेकर जाना होगा, क्योंकि आपको मोबाइल में एक्सरे रिपोर्ट की फोटो खींचनी पड़ेगी। नोएडा जिला अस्पताल में पिछले 3 महीनों से एक्सरे की फिल्म खत्म है। यूपी सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बड़े बड़े शहरों के जिला अस्पतालों का हाल बुरा है। हम मौजूद हैं नोएडा के जिला अस्पताल में और यहाँ पर आप देखिए ये एक्सरे रूम है। और एक्सरे रूम की खास बात यह है कि आजकल यहाँ पर अगर आप एक्सरे करवाने आएंगे तो एक्सरे के बाद आपको एक्सरे की रिपोर्ट में फिल्म नहीं मिलती है, बल्कि आपसे कहा जाता है कि आप मोबाइल से इसमें फोटो खींच लें, वही होगा आपका, आपको कोई अलग से फिल्म नहीं मिल सकती है। इस तरह से लोगों से कहा जाता है कि अपने मोबाइल में फोटो खींच लें। हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिले। जब हमने यहाँ से रिपोर्ट करनी शुरू की तो देखिए आप एक्सरे रूम छोड़कर ही जो कर्मचारी हैं वो चले गए। इस वक्त इस रूम में कोई नहीं है। बाहर लोग जरूर मौजूद थे जिनको एक्सरे करवाना है, लेकिन फिलहाल यहाँ के जो कर्मचारी थे वो हमें देखकर बाहर चले गए हैं। कई लोग ऐसे मिले जो कह रहे हैं कि लगभग 3 महीने से यही हाल है। 3 महीने से एक्सरे की फिल्म यहाँ मौजूद नहीं है। लोगों से कहा जाता है कि आप अपने मोबाइल से फोटो खींच लो और जाकर वही डॉक्टर को दिखा दो। अब जिनके पास स्मार्टफोन है वो तो फिर भी एक्सरे की फोटो ले सकते हैं, लेकिन बड़ी दिक्कत उन लोगों के लिए जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होता और कई तो बिना मोबाइल के भी इलाज के लिए आते हैं। जाहिर है ऐसे लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। एक्सरे रूम के बाहर मिले तमाम मरीजों का कहना है कि पिछले 3 महीने से इसी तरह से व्यवस्था चल रही है। आप भी एक्सरे करवाने आई थी? जी। हो गया? नहीं हुआ, डॉक्टर है नहीं। है नहीं यहाँ पे? नहीं, पर्चे बनाने वाला नहीं है। अच्छा। पहले कभी कराया यहाँ एक्सरे आप? करवाए थे ऐसे फोटो खींच के, बोला जाओ। कितने दिन पहले? अभी 3-4 महीने पहले करवाया। 3-4 महीने? इसी हाथ का ही? नहीं, छाती के करवाया। अच्छा, 3-4 महीने पहले इन्होंने एक्सरे करवाया था चेस्ट का, और ये बता रही हैं कि तब भी मोबाइल से ही फोटो खींच के ले गई थी, फिल्म नहीं मिल रही थी। नहीं, रिपोर्ट नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया, बोला मोबाइल में गया है। बताओ। जब वो मोबाइल वाला डॉक्टर को दिखाया तो वो मान गए कि हाँ ठीक है सब? हाँ, बोला कि ठीक है जाओ। उसको देख कर दवाई लिख दी? हाँ। फायदा हुआ दवाई से? कुछ नहीं हुआ। एक्सरे रूम के बाहर मिली एक महिला ने बताया कि जब वो एक्सरे करवाने आई तो उनसे यही कहा गया कि मोबाइल में फोटो खींच लो, लेकिन उस वक्त उनके पास मोबाइल नहीं था, जिससे उनका काम नहीं हो पाया। अब वो दोबारा आई हैं तो किसी से फोन मांग कर लाई हैं। अस्पताल में एक्सरे के बाद मरीजों को मशीन की स्क्रीन में आने वाली तस्वीर की फोटो खिंचवाई जा रही है। फोन न होने पर मरीजों को दूसरे मरीज के फोन से फोटो खींचकर डॉक्टर को दिखाना होगा। अब देखिए ये महिला हैं, इनके साथ वो बुजुर्ग हैं, उनका ऑपरेशन होना है, एक्सरे करवाने गई थी हैं और एक्सरे में फिल्म तो मिल नहीं रही, लेकिन इनके फोन का जो कैमरा है वो खराब है, इसलिए वो एक्सरे ले नहीं पाई, तो अब आगे का काम नहीं चल पा रहा है। क्या नाम है आपका? प्रीति गुप्ता। ये कौन है? मेरे पिताजी हैं। पिताजी हैं, इन्हीं का एक्सरे हुआ है? जी हाँ। तो अब क्या हो गया, दिक्कत क्या? मुझे इसमें कैमरा खराब है, मुझे रिपोर्ट चाहिए। वो रिपोर्ट की कह रहे हैं कि हम नहीं चाहिए। मैंने कहा आप अपने नंबर से व्हाट्सअप कर दो, वो मना कर रहे हैं। तो क्या आपको जो रिपोर्ट है एक्सरे की वो कह रहे हैं मोबाइल में फोटो खींच लो? नहीं, हाँ कह रहे फोटो खींच लो, मगर मेरे बैग का भी सब दोनों कैमरा खराब है, मैं कैसे लूँ? तो मैंने कहा आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, वो भी नहीं कह रहे कि हमारा फोन सरकारी नहीं है, हम नहीं कर सकते। कैसे अपने फोन से खींच के आपको व्हाट्सएप भी नहीं कर? नहीं। अब क्या होगा? भाई तो मैं कह रही हूँ मुझे डॉक्टर साहब को रिपोर्ट दिखानी है, इनका हर्निया का ऑपरेशन होना है, फिर कैसे होगा? जब रिपोर्ट नहीं देंगे तो फिर ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा। जिला अस्पताल में डिजिटल एक्सरे की सुविधा है, लेकिन मरीजों को एक्सरे फिल्म देने के बजाय वहां तैनात कर्मचारी एक्सरे करने के बाद मरीज को मशीन पर दिखने वाले एक्सरे का मोबाइल से फोटो खिंचवाता है। पेशेंट है आप या फिर यहाँ ऑपरेटर है? ऑपरेटर है। तो यहाँ पे फिल्म नहीं मिल रही क्या? लोग फोन में फोटो खींच रहे हैं। फिल्म इसकी खत्म हो गई। कितने दिन से? 1-2 दिन हो गए। तो लोग फोन में फोटो खींच रहे हैं। मरीज एक्सरे का फोटो खींचने के बाद डॉक्टर को दिखाते हैं और उसके बाद उनका इलाज शुरू होता है। ये पहली बार कराने आई हैं या फिर पहले भी कराया? पहले भी कराने आई, पहले फोन नहीं था मेरे पास। पहले आपने तो कराया था? पहले मैंने कराया था, दूसरे का मोबाइल लेकर आई थी, मेरा मोबाइल खराब पड़ा था। कितने दिन हो गए लगभग? जैसे हो गए 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए, यानी कि 3 महीने से यहाँ पर एक्सरे की फिल्म नहीं है। लोग आते हैं इस तरह से मोबाइल में फोटो खींचते हैं। ये खुद बता रही हैं कि 3 महीने पहले आई थी तो इनके पास फोन नहीं था। फोन क्या नहीं हुआ था। फिर? मैंने किसी का मांग कर लिया, किसी का फोन मांगा, उसने एक्सरे का फोटो खींचा और फिर जाकर इन्होंने इलाज करवाया।
वहीं अस्पताल में चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट रेणु अग्रवाल सफाई देते हुए कहती हैं कि अस्पताल में इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। अपनी सफाई में वो मरीजों की भारी संख्या की दलील देती नजर आई। हमारे यहाँ 3,500 पेशेंट की ओपीडी है और 3,500 पेशेंट सभी एक्सरे लिखवाना पसंद करते हैं और करवाते भी हैं। इसके बगैर पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो जो हम लोग पहले स्क्रीनिंग करते हैं, प्लेट डिजिटल एक्सरे होता है, उसको उसके मोबाइल पे दे दिया जाता है। किसी में कोई फ्रैक्चर, कोई एनोमली, कोई डिफेक्ट आता है तो उसकी प्लेट दी जाती है, मेडिको लीगल की प्लेट दी। डाटा हमारे पास सेव रहता है। मैम कई लोग ऐसे हैं के पास फ़ोन नहीं है। ऐसा कोई नहीं है, फ़ोन नहीं है तो उसकी भी हम लोग व्यवस्था बनाते हैं, उसको दे देते हैं। हमें कुछ लोग मिले उनके पास फ़ोन नहीं था तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि आप हमें व्हाट्सएप कर दो, तो वो ऐसे लोगों को हम दे देते हैं। ऐसा नहीं, सबको दी जाती है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना मेरे पास आज तक कोई शिकायत आई है। परेशानी की बात यह है कि अस्पताल में पिछले 3-4 महीनों से एक्सरे फिल्म नहीं है। सामान्य तौर पर एक्सरे करवाने के बाद उसकी एक डिजिटल फिल्म मरीजों को दी जानी चाहिए, लेकिन नोएडा जिला अस्पताल में एक्सरे फिल्मों की कमी के चलते मरीजों को अपने फोन में उसकी फोटो लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के सबसे संपन्न शहर नोएडा के अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली की ये तस्वीर चौंकाने वाली है। जरूरत है कि इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हॉर्न बजाए जाए। नोएडा से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने तेज किया चुनाव प्रचार। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र और तेलंगाना में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र के नंदुरबार में चुनावी रैली की। इसके बाद पीएम तेलंगाना के महबूब नगर पहुंचे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कुछ देर के लिए अपना भाषण रोक दिया। दरअसल पीएम ने दिव्यांग महिलाओं और बच्चियों के लिए कुर्सियों की व्यवस्था करने के लिए कहा, साथ ही उन्हें सभा स्थल पर आगे भी बुला लिया। उनको तकलीफ हो रही है, मैं तब तक आगे भाषण नहीं करूंगा जब तक इन बहनों की व्यवस्था नहीं होती है। मैं इन बहनों की तकलीफ नहीं देख सकता हूं। ये दिव्यांग बहनें हैं, पहले इनकी व्यवस्था करो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार रात हैदराबाद में एक सरकारी बस में सफर किया। इस दौरान उन्होंने बस में सवार यात्रियों से भी बातचीत की। इस मौके पर राहुल के साथ तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने यात्रियों से बातचीत करते हुए उन्हें कांग्रेस के घोषणा पत्र की जानकारी दी। भारत में चीन के नए राजदूत जू फीहोंग ने दिल्ली में अपना कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय और चीनी दूतावास के अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। इन सभी ने चीन के राजनयिक और उनकी पत्नी का स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश और दिल्ली समेत उत्तर भारत में अगले 3 से 4 दिन लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। दरअसल मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बार फिर से सक्रिय हो गया है, जिसका असर शनिवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। इन राज्यों के कई जिलों में तेज हवाएं चलेंगी और बारिश होने की भी संभावना है। मौसम में आए इस बदलाव के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी। अगले 2-3 दिनों में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है थंडर और लाइटनिंग के चलते इसमें संभावना है कि इसमें 2 या 3 डिग्री जो है गिराव आ सकता है। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया। अक्षय तृतीया के मौके पर भगवान जगन्नाथ के रथ की विशेष पूजा की गई। साथ ही उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के रथ की भी विशेष पूजा अर्चना हुई। वहीं इस मौके पर कुछ और रस्में भी निभाई गई। 140 साल पुरानी इस परंपरा को आज भी जीवित रखा गया है। भगवान जगन्नाथ 7 जुलाई को नगर यात्रा पर निकलेंगे। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरे 50 दिन जेल में गुजारने के बाद जमानत पर बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। अब उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी में जबरदस्त जोश और उत्साह है। केजरीवाल की रिहाई से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन में भी जान आ गई है। केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी ने इसे सत्य और लोकतंत्र की जीत बताया, तो बीजेपी ने कहा कि जमानत का मतलब अपराध से मुक्ति नहीं होता। बहुत अच्छा दिन है, हम सब बहुत खुश हैं। सभी देशवासियों को, सभी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको बहुत बहुत बधाई। आज का फैसला ऊपर वाले का भी एक इशारा है कि शायद अब चीजें बदल रही हैं। कई बार
अपराधियों को पैरोल पे छोड़ा जाता है। अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। अरविंद केजरीवाल के आने के बाद इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई और मजबूती से हम लड़ेंगे। 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बोले आप चोर हैं, लेकिन आप 1 महीना का कैंपेन करो। इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा जाता है। आम आदमी पार्टी में आज जश्न है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। ये जश्न है उस राहत का जो आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से मिली है। हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। अदालत में ईडी की तमाम दलीलों के बीच दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। अब केजरीवाल 1 जून तक जेल से बाहर रहेंगे और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा, यानी कुल 21 दिन की बेल दी गई है। मैं इस जजमेंट को वेलकम करता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का ध्यान रखा है कि जो कोई पॉलिटिकल बड़े लीडर हैं उनको इलेक्शन में कैंपेन करने की इजाजत दी है। केजरीवाल को कोर्ट ने जमानत तो दे दी, लेकिन साथ ही कई शर्तें भी उनके सामने रखी हैं। केजरीवाल सीएम ऑफिस या सचिवालय नहीं जा सकते हैं। सिर्फ उन्हीं फाइलों पर साइन करेंगे जो उपराज्यपाल के पास भेजना जरूरी हो। शराब नीति घोटाले में अपनी भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। साथ ही इस केस के किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे। केजरीवाल को जमानत मिलने से जहां आम आदमी पार्टी सच की जीत बता रही है, वहीं बीजेपी कह रही है कि अपराधी बेल पर बाहर आते हैं। देखिए, आज जो हुई है वो सत्य की विजय हुई है। इस देश के लोकतंत्र की विजय हुई है, संविधान की विजय हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में संविधान खत्म करने में, लोकतंत्र खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं पर हमला किया और चुनाव की घोषणा के बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को जेल में डाल दिया। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? चुनाव प्रचार करने की अनुमति मिली है और उसके बाद फिर वहीं जाना है। तो कई बार अपराधियों को पैरोल पे छोड़ा जाता है। माननीय न्यायालय का निर्णय, उसका हम स्वागत करते हैं। और अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है और हेमंत सोरेन को भी जमानत की उम्मीद जता रही है। वहीं बीजेपी ने भी केजरीवाल की जमानत पर पलटवार करते हुए कहा है कि उन्हें फिर जेल जाना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। क्या बेल मिला? बोले आप चोर हैं, लेकिन आप 1 महीना का कैंपेन करो। वो बेल बोलता है क्या? कोई रेस्पेक्टफुल लोग बेल लेगा ही नहीं, बोलेगा आई पोलाइटली डिक्लाइन। वो क्या बेल है कि आप जाओ 1 तारीख फिर वापस आ जाओ? केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर सियासी तकरार जारी है। बीजेपी घोटालों को लेकर आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रही है, लेकिन केजरीवाल की जमानत ने इंडिया गठबंधन में एक नया जोश फूंका है। दिल्ली और हरियाणा में 25 मई को चुनाव है, जबकि पंजाब में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। यानी अब आम आदमी पार्टी की पकड़ वाले राज्यों में चुनाव होगा। तब केजरीवाल जेल से बाहर रहेंगे और धुआंधार प्रचार करेंगे। केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोर्ट ने ना तो कोई रोक लगाई है और ना ही कोई शर्त रखी है। बहरहाल
केजरीवाल और इंडिया गठबंधन के लिए ये एक बड़ी राहत है और अब देखना ये है कि चुनावी अभियान को अब वो कौन सा रुख देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 260 अंक चढ़कर 72,664 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 97 अंक ऊपर 22,055 पर पहुंचा। सेंसेक्स के 21 शेयरों में तेजी रही। अक्षय तृतीया के मौके पर सोने चांदी के भाव चढ़े। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 950 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 73,200 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी भी 2,300 रुपए महंगी हुई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 85,500 रुपए हो गई। लोकसभा चुनाव के बीच अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर आई। भारत का औद्योगिक उत्पादन मार्च में 4.9% बढ़ा है। फरवरी में ये 5.6% थी। हालांकि मौजूदा वित्त वर्ष में ये वृद्धि दर 5.8% रही है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये 5.2% थी। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई है। पिछले सप्ताह भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 641.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। टाटा मोटर्स ने शुक्रवार को भारतीय बाजार में मिनी ट्रक टाटा एस EV 1000 लॉन्च किया। कंपनी का दावा है कि जीरो एमिशन वाली ये मिनी ट्रक 1 टन के हाई पेलोड जितना वजन लोड कर सकता है। इसकी कीमत करीब 11 लाख रुपए है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। भारत और चीन के बीच LAC पर पैंगोंग झील भी पर्यटन के लिहाज से प्रगति मार्ग पर है। ये झील पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। आखिर क्यों देश दुनिया से लोग पैंगोंग झील को देखना चाहते हैं, देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। सुंदर नीला आसमान, आसमान को छूते पहाड़ और पहाड़ों की गोद में बहती शीशे सी साफ चमकदार नीली झील। ये पेंगोंग झील है, भारत और चीन के बीच बहने वाली खारे पानी की झील जो लद्दाख में है। सुकून यहाँ दूर दूर तक पसरा हुआ है। पैंगोंग लेक 2020 में गलवान हादसे के बाद सुर्खियों में आया, जब ये बातें सामने आई कि पैंगोंग को लेकर जो है चीन घुसपैठ कर रहा है। पैंगोंग लेक में अब कहीं न कहीं उसके बाद लोकप्रियता बढ़ी थी और फिल्म 3 इडियट्स से इस झील की दुनिया के सबसे खूबसूरत झीलों में शुमार होने वाले पैंगोंग लेक की पहचान भी बढ़ गई। अब हजारों की तादाद में हर रोज देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक जो हैं यहाँ आते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे पर्यटक जो हैं सुबह आ जाते हैं। हालांकि ये झील यहाँ सदियों से बह रही है, लेकिन चर्चा में आई तब जब कुछ साल पहले सीमा विवाद को लेकर चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई। उसके बाद से ही लोगों में पैंगोंग लेक को लेकर दिलचस्पी बढ़ी। प्रकृति की सुंदर तस्वीर को जी भर के निहारने, यहाँ मिलने वाले सुकून को भीतर तक महसूस करने दूर दूर से सैलानी पहुँच रहे हैं। इसकी सुंदरता के बारे में सुना था, इसके चेंजिंग कलर्स के बारे में सुना था। अभी आके वही एक्सपीरियंस किया है। चेंजिंग कलर्स बहुत ही ज्यादा सुंदर है। यहाँ पर शूटिंग हुई थी तो उन्होंने जगह जगह पे बना रखे हैं 3 इडियट्स के स्पॉट्स, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाकी मतलब सुंदरता के हिसाब से तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बहुत सुंदर, जो कुदरत की सबसे सुंदर खूबसूरती है। और हमारे देश का हम अभी तक देखते आ रहे थे कि हम सुनते आ रहे थे कि कश्मीर, लद्दाख, लेह ये जो है स्वर्ग है, पर आज यहाँ आकर के वो महसूस हुआ कि स्वर्ग किसे कहते हैं। जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत पाया। कोई हाई एल्टीट्यूड की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। विश्वास था सेना पे कि नहीं ये नहीं जाएगा और शायद इससे भी ज्यादा मिल जाएगा अपने को। पैंगोंग लेक को पैंगोंग त्सो नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की पर्वत चोटियों के बीच बह रही ये झील करीब 4500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। 135 किलोमीटर लंबी ये झील करीब 604 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। खास बात यह है कि सर्दियों में ये झील पूरी तरह से जम जाती है, ऐसी कि आप यहाँ आइस स्केटिंग भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस झील के पानी का रंग बदलता है।
अक्सर नीली दिखने वाली ये झील कभी हरे और कभी लाल रंग में भी अपनी खूबसूरती बिखेरती है। इस झील का 45 किलोमीटर हिस्सा भारत में जबकि 90 किलोमीटर चीन में पड़ता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC इस झील के बीच से होकर गुजरती है। दुनिया का सबसे खूबसूरत हाई आल्टीट्यूड झील पैंगोंग लेक जो है, यहाँ पर अब इसको एक पर्यटक का केंद्र बना रहा है और उसको लेकर सरकार भी काफी गंभीर है। और अब न सिर्फ सड़क की सुविधा बनाई गई है पैंगोंग लेक तक आने के लिए पर्यटकों के लिए, ताकि वो जहाज से उतरे और सीधे यहाँ पहुंचे, बल्कि साथ ही साथ अगले साल जब आप पैंगोंग लेक की सैर पर आएंगे तो आपको इस पूरे रोड पर जो है, जो यहाँ तक आता है करीब 200 किलोमीटर का रोड, इस पर जगह जगह पर स्ट्रीट लाइट्स भी मिलेंगी जो सोलर होंगी। अशरफ वानी, पैंगोंग लेक, लद्दाख, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी स्विमिंग पूल की। गर्मी के मौसम में हाउसिंग सोसाइटी में बने स्विमिंग पूल का इस्तेमाल काफी बढ़ जाता है, लेकिन स्विमिंग पूल का रखरखाव ठीक नहीं होने से लोग बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं। एक ऐसा ही मामला ग्रेटर नोएडा में सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक हाउसिंग सोसाइटी में स्विमिंग की वजह से लगभग 20 लोग बीमार पड़ गए, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। लोगों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने इलाके की 5 रेजिडेंशियल सोसाइटी में बने स्विमिंग पूल का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को स्विमिंग पूल के रखरखाव और लोगों के इस्तेमाल करने में कई खामियां मिली। जांच के दौरान एक सोसाइटी के स्विमिंग पूल को अधिकारियों ने अस्थायी रूप से बंद कर दिया और बाकी सोसाइटी में मिली खामियों पर चेतावनी जारी की गई। जांच में स्विमिंग पूल का पानी तो साफ मिला, लेकिन पूल के इस्तेमाल से जुड़े प्रोटोकॉल्स और सुरक्षा उपायों की अनदेखी पाई गई। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा उपाय न अपनाने की वजह से कोई बीमार व्यक्ति स्विमिंग पूल में गया होगा, जिससे कि दूसरे लोगों में भी इन्फेक्शन फैल गया। कोविड महामारी के बाद सभी रेजिडेंशियल सोसाइटी में स्विमिंग पूल इस्तेमाल करने वालों से डॉक्टर से सर्टिफाइड हेल्थ सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, जबकि इस तरह के दूसरे नियमों का भी सोसाइटी के स्विमिंग पूल में पालन नहीं किया गया। गर्मियों में स्विमिंग पूल में उतरना अच्छा तो लगता है, लेकिन जरा सी लापरवाही सेहत पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि साफ सफाई और स्विमिंग पूल के इस्तेमाल को लेकर बने नियमों का सख्ती से पालन करें। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और कुछ लोगों से बात कर उनकी राय जानी। गर्मी आ गई है, स्विमिंग पूल आपके यहाँ शुरू हो गया? हाँ जी, बिल्कुल स्टार्ट हो। तो राहत है या आफत है? नहीं, राहत तो है, नो डाउट। बच्चे थोड़ा सा शाम को जाते हैं, नहाते हैं, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाते हैं, तो राहत तो नो डाउट है। बट थोड़ा बहुत ये कि हाइजीन जितना हो उतना बेटर है। तो जितना वॉशरूम, चेंजिंग रूम जितना हाइजीन में हो वो सही है, बट कितना है क्योंकि हम चेक तो नहीं कर सकते हैं। और जिस हिसाब से सोसाइटीज बड़ी है, हाई राइज बिल्डिंग है, काफी लोग रहते हैं फ्लैट्स में, तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस हिसाब से सफिशिएंट स्विमिंग पूल सोसाइटीज में नहीं होते हैं। नॉर्म्स तो फॉलो अप नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि स्विमिंग पूल से राहत भी है, राहत तो है, बट नॉर्म्स होने चाहिए। जैसे अंदर टाइल टूटी हुई है स्विमिंग पूल में, ठीक है, चेंजिंग रूम नीट एंड क्लीन नहीं है, पानी में ज़्यादा क्लोरीन ये लोग यूज करते हैं, तो वो सारी चीज़ों के एक रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए, तभी उसका फ़ायदा है। अदरवाइज तो फिर लोग बीमार पड़ेंगे, आँखों में जलन होती है, ठीक है, ज़्यादा क्लोरीन यूज होती है तो आँखों में जलन होती है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के एक बार उस पर काम करना चाहिए इन लोगों को। बच्चे तो बस पूल देखकर भागने को तैयार हो जाते हैं, कैसे उनको कंट्रोल किया जाए? और फिर मन में क्या शंका रहती है कि भेजें कि ना भेजें, या फिर ठीक है सबके बच्चे जा रहे तो हम भी भेज देते, देखा जाएगा? नहीं, प्रॉब्लम वो नहीं है, बच्चे तो खैर जाएंगे तो एंजॉय करेंगे ही, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा जो चीज़ें हैं, हाइजीन की समस्या है या जो भी टाइल्स वगैरह टूटी हैं, जो भी चीज़ें हैं जिससे हमको मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, उस चीज़ों को थोड़ा सा देखना चाहिए। तो उस चीज़ों के लिए हम लोग डिस्कशन भी करते रहते हैं, लेकिन जितनी क्लियरिटी होनी चाहिए उतना उस ढंग से काम वहाँ पे हो नहीं पा रहा है। छोटे बच्चे हैं तो जाना ही पड़ता है, कोई ना कोई बड़े होने चाहिए या स्विमिंग के वहाँ पे कोई इंस्ट्रक्टर्स वगैरह 1-2 होने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं, उनके तो चले जाते हैं। जैसे आपने बोला 11-12 साल के बच्चों के पेरेंट्स तो ये सोच के भिजवाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे थोड़े बड़े हो गए। तो मुझे लगता है पूरा सेफ्टी वो सब चीज़ें होनी चाहिए और वो सब ख्याल रखना चाहिए, सेफ्टी का भी, हाइजीन का भी। और टाइल्स टूट जाती है, बहुत बार ये हुआ है, बच्चों की लग जाती है, कट जाता है पैर, ये सब चीजें बेसिक मतलब नॉर्म्स होनी चाहिए।
व्हाट्सएप का नया फीचर जल्द। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। यूट्यूब चैनलों पर भद्दे वीडियो को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने सरकार को ऐसे चैनलों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि कुछ यूट्यूब चैनल अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए अपमानजनक कंटेंट दिखा रहे हैं जो समाज के लिए खतरा बनते हैं। ऐसे में इन पर लगाम लगाई जानी चाहिए। व्हाट्सएप के कॉलिंग फीचर में जल्द एक बदलाव हो सकता है। दरअसल इसमें यूजर्स को ऑडियो कॉलिंग के लिए नया इंटरफेस मिलेगा। इस बदलाव के बाद यूजर्स की एक बड़ी दिक्कत खत्म हो जाएगी। इसके अलावा व्हाट्सएप कॉलिंग के लिए पहले के मुकाबले बेहतर कंट्रोल भी दिए जाएंगे। खबर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई सोमवार को अपना सर्च इंजन पेश कर सकती है। माना जा रहा है कि इसके जरिए वो गूगल को टक्कर देने की कोशिश में है। तो इसी के साथ न्यूज पक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।